क्या आप जानते हैं कि एक्ने हमारे फेस के अलावा हमारे बॉडी के और हिस्सों में भी आ सकते हैं? जी हाँ, एक्ने फेस के अलावा हमारे नेक पे, चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर्स पे, बटक्स पे एंड इनफैक्ट थाइस पे भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बैकने के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं हूँ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और को-फाउंडर सत्या एस्थेटिक्स पर। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम बैक एक्ने की। बैक एक्ने को शॉर्ट फॉर्म बैकने भी कहते हैं या फिर हम मेडिकली इनको ट्रंकल एक्ने भी कहते हैं। तो बैकने क्यों होते हैं? बैकने बेसिकली उन्हीं कारणों से हो रहे हैं जिन कारणों से फेशियल एक्ने हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? बेसिकली इन सब एरियाज में जहाँ पे भी एक्ने आते हैं वहाँ पे हमारी स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं एंड प्यूबर्टी के बाद ये सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इनमें ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, पर इनमें से कुछ ग्लैंड्स में से ये ऑयल बाहर नहीं निकल पा रहा होता क्योंकि उसके ग्लैंड में हॉर्मोन्स के ही इफेक्ट से कुछ एपिथेलियल सेल्स स्टिकी हो जाते हैं और वो ऑयल को बाहर नहीं निकलने देते। तो जो ये ब्लॉक्ड ग्लैंड्स हैं ये हमको कॉमिडोनल एक्ने के रूप में दिखते हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। पर अब जब ये बाहर नहीं निकल पा रहा है ऑयल, तो वो अंदर ही अंदर उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। एक बैक्टीरिया जो हमारी स्किन में रिजाइड करता है वो इस ऑयल के अंदर जाके प्रोलिफरेट करने लगता है एंड इसके कारण यहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो दाने जो इन्फेक्टेड हैं ये पैप्यूल्स यानी कि छोटे लाल दाने, पस्ट्यूल्स यानी कि पस वाले दाने और नोड्यूल्स या सिस्ट्स यानी कि बड़ी मोटी गांठें इस रूप को ले सकती हैं। तो जब भी पस्ट्यूलर एक्ने या नोडुलोसिस्टिक एक्ने होंगे तो पेशेंट को फिर स्कारिंग भी काफ़ी हो सकती है, यानी कि वहाँ की स्किन डैमेज हो जाती है। तो इस तरह से एक्ने अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग लोगों में प्रेजेंट कर सकता है। एक्ने में यूजुअली जो सिम्टम्स पेशेंट्स को होते हैं वो या तो इचिंग होती है या तो पेन होता है। इसके अलावा ऑब्वियसली वो दिखने में तो बुरे लगते ही हैं, बट क्योंकि बैक ज़्यादातर लोगों में कवर्ड रहता है तो लोग बैकने को कई बार इग्नोर कर देते हैं एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आपके फेस पे कोई एक्ने है ही नहीं और केवल बैकने है, तो पीपल डू नॉट रियलाइज, उनको पता ही नहीं चलता कि ये भी कुछ है जिसको हमें ट्रीट कराना है अनलेस वो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो। तो यह जो वीडियो है ये इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है कि आप लोग ये समझें कि फेशियल एक्ने के अलावा बैक एक्ने भी एक एंटिटी है और उसका भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। क्योंकि एक्ने इवेंचुअली किसी पॉइंट पे अगर आने बंद हो भी जाते हैं तो वो जो उनकी लॉन्ग टर्म सीक्वली है यानी कि पिगमेंटेशन और स्कारिंग वो छोड़ के जाते हैं और ये परेशानी फिर एक तरह से लाइफ टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए टाइमली इंटरवेंशन एंड टाइमली ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। तो पहले हम बात करते हैं ऐसी कुछ चीज़ों की जो आप खुद घर पे कर सकते हैं जिनसे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। फर्स्ट है डाइट। आपको अपनी डाइट से ऐसी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरी की मात्रा छोटे से अमाउंट ऑफ फूड में होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई या आपके प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, मैदा वाले खाने, इस तरह के खानों को अवॉइड करना है। शुगर इंटेक कम करना है। डेयरी प्रोडक्ट से भी एक्ने एग्रवेट हो सकते हैं तो उनको भी आपको लिमिट करना है। फिर अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा करते हो और आपको बहुत स्वेटिंग होती है तो आपको शावर ज़रूर लेना है जस्ट आफ्टर योर वर्कआउट। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको जो भी आपके कपड़े हैं जिनमें पसीना भर गया है वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को और सेबेशियस ग्लैंड्स को और ज़्यादा ऑक्लूड करते हैं, तो आप अपने कपड़े ज़रूर चेंज कर लीजिए। अगर आपको हेयर ऑयल लगाने की आदत है तो आपको ये भी छोड़नी होगी, क्योंकि हर वक्त अगर आपके सर पे तेल रहेगा तो जब भी पसीना आएगा तो वो पसीने के साथ वो तेल आपके बैक पे, शोल्डर्स पे, इन सब जगह आके वहाँ पे आपके ऑयल ग्लैंड्स को फर्दर ऑक्लूड कर सकता है। तो अगर आपको ऑयलिंग करनी है तो केवल सर धोने से 1 या 2 घंटे पहले आप ऑयलिंग करें, सारे टाइम तेल ना लगा के रखें। अगर आप बालों में कंडीशनर लगाते हैं
तो जब आप कंडीशनर को वॉश ऑफ करते हो तो तब भी वो कंडीशनर सर के साथ बैक से भी वॉश ऑफ करने का ज़रूर ध्यान रखें। बैकने के साथ अक्सर पेशेंट्स को इचिंग होती है, तो इचिंग करने के लिए आप कोई भी ब्रशेज़ वगैरह ना यूज़ करें। आप सिंपल लाइट सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, या फिर बेटर तो यही रहेगा कि आपको बैकने है, आपको परेशानी है, आप डॉक्टर के पास जाके सही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो चलिए अब बात करते हैं क्या और चीज़ें हम एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट पेशेंट को सजेस्ट करते हैं जब वो हमारे पास आता है। 3 बातों का ध्यान रखना होता है जब पेशेंट हमारे पास एक्ने के लिए आते हैं। पहला, उनकी एक्ने कितने सीवियर हैं। दूसरा, उनकी स्किन टाइप कैसी है, क्योंकि जिन लोगों की स्किन थोड़ी ड्राई या सेंसिटिव हैं, उनको भी एक्ने आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑयली स्किन वाले पेशेंट्स को ही एक्ने आ रहे हैं। तो ड्राई स्किन विद एक्ने एंड ऑयली स्किन विद एक्ने दोनों का मैनेजमेंट डिफरेंट होता है। फिर वेदर का भी इन्फ्लुएंस एक्ने के ट्रीटमेंट में होता है, क्योंकि सेम पेशेंट जिसकी स्किन समर्स में बहुत ऑयली है, विंटर्स में वो उतनी ऑयली यूजुअली नहीं रहती है, तो हमें अपनी मेडिसिन्स को उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है, या उसकी फ्रिक्वेंसी को उस हिसाब से हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं क्लेंजर्स की। क्लेंजर्स का लिमिटेड रोल है, बट बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि उनको एक स्पेसिफिक क्लेंजर सजेस्ट किया जाए। तो इसमें या तो हम AHA बेस्ड क्लेंजर्स जैसे लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड, या फिर BHA बेस्ड क्लेंजर्स जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड क्लेंजर एडवाइस करते हैं। लगाने की दवाइयों का मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये माइल्ड एक्ने हो या सीवियर एक्ने हो, सब पे काम करेंगी। तो इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो होती हैं वो रेटिनॉइड्स होती हैं, जैसे कि अडाप्लिन या ट्रेटिनोइन। यूजुअली बैक की स्किन थोड़ी थिक होती है, तो पेशेंट्स ट्रेटिनोइन को आराम से यहाँ पे टॉलरेट कर लेते हैं। तो ये रात को लगाने के लिए दी जाती हैं। रेटिनॉइड्स का काफ़ी लेवल पे काम होता है। एक तो ये आपकी एपिडर्मल स्किन का टर्नओवर इम्प्रूव करते हैं, तो जो भी स्कारिंग है, निशान है, जो आपको एक्ने कर रहे हैं, उसमें भी मदद करेंगे। प्लस ये जो आपकी ब्लॉकेज है, जिसके कारण ऑयल बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको भी खोलने में मदद करते हैं, और ये सीबम प्रोडक्शन को भी डिक्रीज़ करते हैं। तो इसीलिए रेटिनॉइड्स आर माय प्रेफर्ड ट्रीटमेंट इन एक्ने ओवर द बैक एंड द फेस। फिर इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशंस, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रिपरेशंस, या टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जैसे क्लिंडामाइसिन और नेडीफ्लॉक्सासिन भी इसमें हेल्प करती हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा दाने हैं जिसमें पस बन रहा है, तो हमें एंटीबायोटिक भी देने पड़ते हैं। इसमें यूजुअली टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के एंटीबायोटिक जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन और लाइमेसाइक्लिन दी जाती हैं, या फिर एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। और अगर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्ने है और वो काफ़ी ज़्यादा स्कारिंग कर रहे हैं, तो हमें पेशेंट को आइसोट्रेटिनोइन भी देनी होती है। आइसोट्रेटिनोइन एक ऐसी दवाई है जो केवल और केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, और जब आप उस दवाई पर हैं तो आपको रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आते रहना चाहिए। आइसोट्रेटिनोइन बहुत इफ़ेक्टिव है, बट इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट भी उतनी ही है, इसीलिए बिना मॉनिटरिंग के इस दवाई को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके एक्ने बहुत ज़्यादा हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हमें आपको साथ में कई बार पीलिंग भी सजेस्ट करनी पड़ सकती है। पीलिंग में या तो हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड पील्स करते हैं, या अगर निशान ज़्यादा हैं तो हम ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड या TCA बेस्ड पील्स भी कर सकते हैं। और अगर आपके एक्ने बहुत ज़्यादा स्कारिंग कर गए हैं, तो हम पीलिंग के अलावा और भी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे फ्रैक्शनल लेज़र, वो भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार एक्ने आपके बैक पे हाइपरट्रोफिक स्कार्स या कीलॉइड भी छोड़ के जाते हैं, तो यह एक बहुत ही समझ लीजिए बुरी कॉन्सिक्वेंस है एक्ने का। तो कीलॉइड्स अगर होते हैं तो हमें कभी कभी उसमें इंजेक्शन लगा के उनको बिठाना भी पड़ सकता है। तो ये सब बातें जानते हुए आप
आशा है ध्यान रखेंगे कि अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बैक पे एक्ने हो रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे। उसमें आप टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे जिससे कि आप लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से बच सकें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपके कोई भी सजेशंस हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए, ये हमें और वीडियो बनाने के लिए ज़रूर एनकरेज करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ।